ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम कुछ और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो कल का जो हमारा क्लास था है ना, या उसके पहले का जो क्लास था, ठीक है, तो उसमें ऐसा है कि अभी वीडियोस जब भी मैं आपको बना के देता हूँ तो मैं तो अपने साइड से बना के देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को उसमें अगर कोई डाउट हो है ना, तो या तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज भेजो है ना, या तो आप मुझे कॉल करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको पढ़ोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर एक क्लास में 4-5 या जितना भी टॉपिक पढ़ा है तो सभी टॉपिक आपको एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उसको पूछा करो, है ना। अगर पूछोगे नहीं तो वो डाउट ही रह जाएगा, है ना। फिर फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, अभी तक कुछ बोला नहीं जा सकता है ना। तो आपका जो डाउट है वो आप पूछा करो प्लीज़, ठीक है। चलो देखते हैं हम। तो देखो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लिस्ट काउंट, है ना। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम काउंट, ठीक है। लिस्ट काउंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? सबसे कम वैल्यू, ठीक है। तो देखो लिस्ट काउंट जो है ये बेसिकली किसी भी डिवाइस के लिए या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके हम क्या बोलते हैं कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट पर। कोई भी डिवाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो स्केल होता है ना, हम स्केल यूज़ करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में जो होता है। तो वो स्केल आप देखो, वो स्केल में कुछ ऐसे होता है लाइनिंग, है ना। यहाँ सपोज 0 है, 1 2 है ना, 3 4, ये यहाँ आके फिर 10 हो जाता है ना। और यहाँ पे देखो आप 0 से 1 के बीच में छोटा छोटा 5 लाइन होता है ना। अब देखो मान लो कि ये पूरा स्केल का टोटल वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, है ना। और 10 सेंटीमीटर में ये छोटा वाला जो ब्लॉक है, समझ रहे हैं आप। अब इसका जो वैल्यू है इसको इसका लिस्ट काउंट होता है, क्योंकि इसमें जो मिनिमम स्केलिंग किया हुआ है ये दोनों के बीच में किया हुआ है, ठीक है। आप देखना ध्यान से स्केल को, तो उसी को बोलते हैं कि वो डिवाइस का लिस्ट काउंट होता है, जो कि सबसे कम वैल्यू मेजर करता है ना। तो ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। लिस्ट काउंट मतलब किसी भी डिवाइस से जो हम मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो उसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। ये टॉपिक भी देखो इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक का खास बात ये है कि ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा और ये टॉपिक फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली क्या होता है? सिग्निफिकेंट नंबर्स, है ना। इसमें देखो आप बुक में बहुत सारा रूल्स दिया हुआ है, अराउंड 6 to 7 रूल्स आप देखोगे तो बुक में लिखा हुआ है ना। फिजिक्स में भी लिखा हुआ है वो रूल, सेम केमिस्ट्री में भी लिखा हुआ है ना। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 रूल बताऊंगा, आप उस 2 रूल को याद रखो, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है ना। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो अगर नंबर मान लो कुछ इस टाइप से है, मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, सपोज 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से कोई नंबर है ना। तो कोई भी नंबर अगर 1 से 9 के बीच में है, समझ में आया बात, तो वो सारा का सारा सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है वैल्यूएबल, है ना। तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। अगर कोई भी नंबर 1 से 9 के बीच में है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। और इस 1 से 9 के बीच में कहीं भी अगर 0 आता है, जैसे कि मैं अगर एक नंबर लिखता हूँ 5 6 7 0 8 9, ये बीच में देखो एक 0 आ गया है ना, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा अगर ये नॉन जीरो नंबर्स के बीच में रहेगा तो, ठीक है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो बिल्कुल ईजी है समझना इसको। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे डेसिमल रहेगा, ठीक है, तो जहाँ पे डेसिमल रहेगा आप वहाँ पे सिर्फ 2 रूल आपको याद रखना है। पहला, अगर डेसिमल किसी भी नॉन जीरो नंबर के लेफ़्ट साइड में है, यहाँ आप देखिए ये दोनों नॉन जीरो नंबर है, अगर इसके लेफ़्ट साइड में ज़ीरोज़ हैं तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी ज़ीरो है ना, किसी भी बहुत बड़ा सा एक डिजिट है और अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड में है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें यहाँ आप देखो टोटल यहाँ पे कितना नंबर से 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको तो काउंट आपको करना नहीं है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। तो बचा कौन? 7 और 2 बचा, तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इसका 2। लेकिन वही 0 अगर राइट साइड में होगा, समझ में आया बात, तो हमको काउंट करना पड़ेगा, जैसे कि 12.000 है ना। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इसमें सभी को काउंट करना होगा। वैसे ही देखो आप यहाँ पे लेफ्ट वाला को आपने काउंट नहीं किया, राइट वाला दोनों को काउंट किया, तो 2 हो गया, है ना। ये आप देखो 3.08, तो इसमें क्या है? इसमें दोनों नॉन जीरो के बीच में एक 0 आ गया, है ना। 3 और 8 नॉन जीरो नंबर है, इसके बीच में क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे? इसको काउंट कर लेंगे, तो कितना होगा? 3 होगा। वैसे यहाँ देखो लेफ्ट साइड में है तो इसको काउंट हम नहीं करेंगे इस दोनों को, है ना, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो
1.2340, राइट साइड में 0 है, काउंट कर लेंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से ये दो जो रूल मैंने आपको बताया आप इसको याद रखो, तो सिग्निफिकेंट फिगर काफ़ी इजी है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब कंफ्यूज नहीं होना, किसी बुक में, ध्यान से सुनो, किसी बुक में ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया हुआ है ना, ठीक है। तो आप वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इंट्रेंस एग्ज़ाम जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बता रहा हूँ, इंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो रूल आप याद रखो जो मैंने आपको अभी बताया, बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया लिस्ट काउंट, पहला हमारा आज का टॉपिक था लिस्ट काउंट, फिर हम लोगों ने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। अब हम पढ़ेंगे आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर का और राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो हमारा आज का थर्ड टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये भी काफ़ी इजी है। ये देखो, ये टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है ना। तो देखो आप, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, सपोज 1985678, ओके। ये नंबर है, इस नंबर, ये तो काफ़ी बड़ा सा नंबर एक है ना। तो इसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, है ना। उसके बाद हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो देखो इसको पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, टोटल 7 है। हमको करना ये है कि इसमें पहला वाला एक ले लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.9 इंटू कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर कितना, 6। समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर कोई नंबर है 57985, है ना, इसको भी आप वैसे ही लिखोगे 5.7 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, मतलब 4 प्लेसेस छोड़ के हम लोगों ने डेसिमल बैठाया है, तो ये हो जाएगा 4, है ना। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को लिखने का, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें एक और छोटा सा टॉपिक लगा हुआ है, वो है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो राउंडिंग ऑफ का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं कोई नंबर लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ का मतलब जैसे मान लो कोई एक नंबर है 1 पॉइंट, है ना, लाइक 4895, ठीक है। अब देखो आप, ये नंबर काफ़ी बड़ा सा नंबर है, लेकिन ये जो हमारा प्लेस है ना, सेकंड प्लेस यहाँ पे ये 4 है, और 4 के बाद वाला जो नंबर है वो क्या है, 8 है ना। तो ध्यान से सुनो, अगर ये नंबर है ना 5 या 5 से बड़ा हो, समझ में आ रहा है, ये वाला नंबर हमको इसी से मतलब है, ये अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.5, और इसको हम फिर लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है, 5 भी हो या 5 से बड़ा हो, ठीक है, तो हम इसको इस वाले को एक इंक्रीज़ कर देंगे, तो 4 से इंक्रीज़ होकर ये 5 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कोई नंबर ऐसा होता 1.3, है ना, 31, ठीक है, तो इसमें देखो ये नंबर 5 से छोटा है ना, इसको आप राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते हो। राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1.3 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई नंबर ऐसे है 1.391, है ना। अभी देखो आप फिर से ये नंबर क्या हो गया ना, ये सेकंड वाला नंबर क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1.4, ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है, आप इसको एक बार ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, राउंडिंग ऑफ हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक आज का लेते हैं अपना। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है वो है एक्यूरेसी, है ना, एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। अब देखो ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन थोड़ा एक दूसरे से मिलता जुलता टॉपिक है ना। देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हमारा जो रीडिंग है ना, वैसे मान लो कि मैंने अगर आपको बोला कि आप एक काम करो, है ना, आप अपना हाइट मुझे मेज़र करके बताओ, ठीक है। तो आपने क्या किया, हाइट अपना मेज़र किया, और हाइट मेज़र करने के बाद आपको क्या पता चला कि आपका हाइट है सपोज़ 5 फीट एंड सपोज़ 2 इंच, ओके। आपने हाइट मेज़र किया, कितना मिला, 5 फीट 2 इंच, है ना। फिर क्या हुआ, मैंने बोला कि चलो मैं भी एक बार मेज़र करता हूँ, तो मैंने जब मेज़र किया आपका हाइट तो मुझे मिला 5 फीट से 2.01 इंच, है ना।
समझ में आ रहा है। फिर किसी और ने एक मेज़र किया तो उसको मिला सपोज 5 फीट 2.02 इंच, है ना। ठीक है, देखो ये जो वेरिएशन है यहाँ पे, ये 2 इंच है, ये 2.0 इंच है, ये 2.02 इंच है, ये बिल्कुल ही माइन्यूट सा वेरिएशन है ना। ये जो तीनों रीडिंग है ये एकदम 100% तो सेम नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो 99% तीनों डाटा सेम है। ओके, अभी देखो आप इस केस में एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, है ना, और प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ, दोनों बिल्कुल सिमिलर सा वर्ड है। एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि ये जो आपका वैल्यू था, है ना, अगर इस वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मान लें, है ना, मान लें कि ये वैल्यू हमारा मोस्ट एक्यूरेट है, समझ में आ रहा है। जो वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट होगा उसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू, ठीक है। और जो वैल्यू उसके आसपास होगा, तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इसके आसपास है, ये मेन ट्रू वैल्यू पे, तो इसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, समझ में आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू मतलब जो कि मोस्ट एक्यूरेट है, हम लोगों ने कंसीडर किया ये वाला जो हम लोगों ने डाटा लिया था ये मोस्ट एक्यूरेट है और ये उसके बिल्कुल आसपास है, तो ये हो गया हमारा मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, तो वही हम उसी से हमको पता चलेगा कि हमारा जो एक्यूरेसी कितना है। आप इस दोनों डाटा को देख के आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है ना, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू है तो इसके सामने कौन सा है 2.01 है, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, है ना। अब इसी से ये आ जाता है नया एक वर्ड जिसका नाम है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है प्रिसाइज होना, ठीक है। अब प्रिसीजन का मतलब ये हुआ कि आपका जो ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू उसके कितना क्लोज है ना, उससे अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो हम बोलेंगे कि हमारा जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। और जितना ज़्यादा इससे वेरी करेगा ट्रू वैल्यू से, जितना आप दूर जाओगे, जैसे मैं अगर बोलूँ कि नहीं मैंने हाइट मेजर किया तो आपका हाइट मिला 5 फीट एंड 2.05 इंच, समझ में आ रहा है बात। तो ये जो डाटा मैंने, ये जो रीडिंग मैंने लिया है, ये जो डाटा है ये काफ़ी इससे दूर जा रहा है ना, इसमें ज़्यादा वेरिएशन, इसको माइनस करोगे तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, है ना। तो ये हम बोलेंगे कि ये वाला जो रीडिंग है ये ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जो मेज़रमेंट है ना, वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है ना, उसको हम बोलेंगे कि उसका प्रिसीजन, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का डेफिनेशन, ठीक है। अभी देखो ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से हमारे पास एक नया टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम है एरर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है ना। तो एरर का मतलब क्या होता है, अब देखो एरर का मतलब होता है किसी भी रीडिंग में मिस्टेक होना, है ना। मिस्टेक इन द सेंस, हम लोग को मालूम है एक चीज़ कि जो हम ह्यूमन है ना, वो 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने मान लो आपको बोला कि आप इस रूम का टेम्परेचर मुझे मेज़र करके बताओ, ठीक है। तो आपने मेज़र किया, सपोज़ आपने मेज़र किया से 30 डिग्री मेज़र किया, है ना। मैंने आपको बोला कि ठीक है अभी मैं मेज़र करता हूँ इसको, मैंने 10 मिनट्स बाद मैंने उस सेम रूम का टेम्परेचर मेज़र किया। तो आपने जब मेज़र किया था तो आपको मिला था सपोज़ 31 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैंने जब मेज़र किया तो मुझे सपोज़ मिला 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी देखो आप, एक तो ये देखो दोनों रीडिंग में डिफर हो गया है ना, ये कुछ अलग रीडिंग मिला आपको, मुझे कुछ अलग मिला। अब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। पहला प्रोबेबिलिटी कि आपने जो ये रीडिंग लिया था ये बिल्कुल करेक्ट था, और मैंने जब लिया तो हो सकता है कि रूम का टेम्परेचर चेंज हो गया होगा ना। दूसरा प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि आपने जो रीडिंग लिया हो सकता है आपने गलती ले लिया होगा कुछ, है ना, और मैंने जो लिया वो मेरा वाला करेक्ट होगा, है ना। तो ये सब बहुत सारा रीज़न है जिसके वजह से हमारा कोई भी जब हम रीडिंग लेते हैं, है ना, किसी भी चीज़ का, है ना, डाटा जब बनाते हैं तो उसमें हम क्या होता है कभी कभी कुछ एरर क्रिएट कर देते हैं, कुछ गलती हो जाता है हमसे, है ना। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एरर इन मेज़रमेंट बोलते हैं। ओके, देखो एरर इन मेज़रमेंट जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम देखो एरर को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। हम अगर चाहें कि हम एक मेज़रमेंट करेंगे और वो मेज़रमेंट हमारा 100% करेक्ट हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी भी फॉर्म में हम एरर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है यहाँ पे, हमारा कंसर्न ये है कि हमारा जो एरर होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एरर का बेसिकली जो डिफिनीशन क्या होता है, एरर को हम बोलते हैं कि सो बेसिकली हमारा एरर का डिफिनीशन क्या होगा, एरर इज ऑलवेज present in any measurement, okay, because human being और any machine is not 100% perfect, ठीक है। कोई भी मशीन है या ह्यूमन बीइंग है वो 100% परफेक्ट नहीं है, इसीलिए एरर होने का चांसेस हर जगह होता है, ठीक है। एरर देखो बेसिकली
एरर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया थोड़ा देर पहले कि हमारे पास दो वैल्यू होता है। एक वैल्यू हमारा होता है ट्रू वैल्यू, ठीक है, और दूसरा हमारे पास वैल्यू होता है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब इस देखो, इसको समझो। अब ट्रू वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू का मतलब होता है, जैसे कि मान लो आपने अपना हाइट मेज़र किया, और आपने हाइट मेज़र किया सपोज किसी मैकेनिकल टूल को लेके, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू, ठीक है, ओके। तो इधर हमारा कितना टाइप का हो गया? ये हमारा हो गया ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, है ना। एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? ट्रू वैल्यू चाहिए और मेजर्ड वैल्यू चाहिए। अब देखो आप इसमें क्या मतलब हुआ इसका। देखो, ट्रू वैल्यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड वैल्यू उस चीज़ का, है ना। जैसे कि मान लो कि हम बाजार से एक स्केल खरीद के लाए, और स्केल जब हम लेके आए तो उस पर मैन्युफैक्चरर ने लिखा है, जो उसको बनाया वो लिखा कि ये 12 सेंटीमीटर का स्केल है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन जब हम लोगों ने इसको मेज़र किया तो ये हमको मिला सपोज 12.001 सेंटीमीटर, ठीक है। जस्ट एज्यूम करो ऐसा कि हमको इतना मिला, है ना। तो देखो, ये जो हमारा वैल्यू था 12 सेंटीमीटर, इसका ट्रू वैल्यू यही होगा। ये क्या हुआ? इसका ट्रू वैल्यू हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चर हुआ था, ये मैकेनिकली किसी मशीन से इसको डिवाइस किया गया है, और इसका जो मैन्युफैक्चरर है उसने बताया कि ये 12 सेंटीमीटर ही है ना, तो उसको हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने मेज़र किया तो हमको मिला 12.001 सेंटीमीटर। देखो, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना। अगर हम बोले तो ये बिल्कुल ही सेम है, ये लास्ट का ये 1 हमको मिला एक्स्ट्रा, तो ये होगा हमारा मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम पूछना चाहें कि भाई इसमें अब एरर का क्या मतलब है ना, तो एरर हम कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे एरर इसमें होगा ट्रू वैल्यू, टीवी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट, माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है हमारा एरर का फॉर्मूला, ओके। देखो, एरर दो टाइप का होता है, ओके। एक होता है हमारा सिस्टमेटिक एरर, दूसरा होता है हमारा रैंडम एरर, है ना। एरर का हमारा कितना टाइप होता है? एरर हमारा दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा होता है हमारा रैंडम एरर, ओके। अब देखो, सिस्टमेटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है। तो सिस्टमेटिक एरर वो है जो एक पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर वैल्यू उसका चेंज होगा, है ना, एक सिस्टम में वो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं इस रूम का, सपोज मैं जिस रूम में बैठा हूँ, मैं उसका टेम्परेचर मेज़र करूँगा हर 5 मिनट्स के बाद, ओके। और मैंने देखा कि हर 5 मिनट में, जैसे कि मान लो अभी टेम्परेचर है, सपोज अभी मान लो कितना हो रहा है टाइम, सपोज 6 AM अभी हो रहा है। अभी मैंने टेम्परेचर मेज़र किया, ये 30 हो गया, है ना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 6:10 में AM में इसका टेम्परेचर हो गया सपोज 30.5, ठीक है। अभी देखो, ये जो रीडिंग है मैं जो मेज़र कर रहा हूँ, ये एक पार्टिकुलर ऑर्डर में चेंज हो रहा है ना। तो देखो, अब मैंने मान लो ये एक रीडिंग जो लिया, मैं इसको बोलूँगा कि ये ट्रू वैल्यू है। सपोज मैंने इसको माना ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब ये सेम रीडिंग को मान लो किसी मेरे स्टूडेंट ने लिया, और उसने बताया कि सर नहीं, आपने जो मेजर किया था 30 डिग्री, ये आया था एक्चुअली, ये 30 नहीं था, ये 30.1 था, सपोज 30.1 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना। तो देखो, ये जो रूम है, मतलब ये जो टेम्परेचर मैंने मेज़र किया है ना, इसको हम ट्रू वैल्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा जो मेज़रमेंट का जो तरीका है वो, सपोज मैंने किसी मैकेनिकल टूल से एक फिक्स्ड, मैंने उसको मैनुअली मेज़र नहीं किया। समझ रहे हो आप? ध्यान से सुनो इस चीज़ को, अदरवाइज कन्फ्यूज में ही रह जाओगे। मैंने जब मेज़र किया 6 AM में टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने सपोज मेज़र किया किसी मेजरिंग टूल से, स्टैंडर्ड डिवाइस से मेज़र किया, है ना, तो मैं बोलूँगा कि ये ट्रू वैल्यू है ना। अब स्टूडेंट ने क्या किया? स्टूडेंट ने किसी लाइक घरेलू नुस्खा टाइप का जो चीज़ होता है ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि सपोज मान लो कि मैंने यूज़ किया सपोज थर्मोमीटर का यूज़ किया, है ना, मैंने थर्मोमीटर का लिया और उससे रूम का टेम्परेचर मेज़र किया। लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया? उसको किसी सेंसर से मेज़र किया, है ना। आजकल आप देखो मोबाइल वगैरह में सेंसर आता है ना, मोबाइल में आता है, या बहुत सारे डिवाइस है जिससे कि आप रूम का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। तो उस टाइप का जो आर्टिफिशियल चीज़ है, मान लो किसी दूसरे मेजरिंग टूल से किसी ने मेज़र किया, जिसको मिला 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 30.1 जो भी हो, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है ना। और मेरा वाला जो मैंने मेजर किया वो क्या है? ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो देखो, ये जब किसी एक पार्टिकुलर फॉर्म में जब ये डिक्रीज या इंक्रीज होगा, है ना, कोई भी डाटा जब एक पार्टिकुलर फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर, है ना। एक सिस्टम में जाएगा हमेशा। अगर मान लो मैं बोलूँ कि 10 मिनट में टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट जो आगे वाला नेक्स्ट 10 मिनट्स होगा उसमें भी वो उतना ही चेंज होगा, है ना।
तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट है हमारा रैंडम एरर। ओके, तो रैंडम एरर जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है, रैंडम एरर में कोई फिक्स्ड चेंज नहीं होगा, है ना। ये अपने आप कभी इसका डाटा काफ़ी बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, कभी डाटा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल एक लेना चाहूँ, तो जैसे कि मैं बोलूँ कि अभी सपोज हमारे रूम का टेम्परेचर है सपोज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी मान लो कि 6 AM है, और मैं बोलूँ कि नहीं 6:30 AM में हमारा टेम्परेचर हो जाता है सपोज 36 डिग्री सेंटीग्रेड। देन अगेन 7 AM में टेम्परेचर हो जाता है सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो देखो आप यहाँ से यहाँ तो 1 डिग्री इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ से इससे इसमें जाने के लिए कितना हो गया, डायरेक्ट 4 डिग्री चेंज हो गया, ठीक है। तो देखो आप इसमें कहीं भी आपको एक सिस्टम पता नहीं चलेगा, एक पार्टिकुलर पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो जहाँ भी आपको कोई पार्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा, उस टाइप का जो हमारा डाटा होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर, ठीक है। तो इसको देखो रैंडम एरर हुआ है, सिस्टमेटिक एरर है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज है ना, और इससे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। इस चैप्टर का ये वाला पार्ट और डायमेंशन वाला जो पार्ट है उससे हमेशा क्वेश्चन आता है। वैसे मैं ये टॉपिक करने के बाद डायमेंशन को एक बार वापस उसमें कुछ जो टॉपिक है वो मैं पढ़ाऊंगा, बट उसके पहले ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से आज देखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे जो कि काफ़ी इजी है। ओके, और प्लीज़ जो भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप में पर्सनली आप पूछा करो या कॉल करके पूछा करो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी उसको लिख के समझाना बहुत मुश्किल होता है ना, तो आप जब तक बात नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। थैंक यू।